क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज, ये कहता है कि जो मलेरिया पैरासाइट है उसकी संक्रामक जो स्टेज होती है कौन सी होती है? ट्रोफोजोइट होती है, मीरोजोइट होती हैं, स्पोरोजोइट होती हैं या सिस्ट होती हैं। तो आपको बताना होगा कि जो आपकी मलेरिया पैरासाइट है, जो मलेरिया पैरासाइट है उसकी सबसे इन्फेक्टेड जो स्टेज होती है वे कौन सी होती हैं? आपने पढ़ा हो जब हम मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं सबसे इन्फेक्टेड कब करते हैं? इन चारों स्टेज में से एक स्टेज आपके पास होती है जो सबसे अधिक इन्फेक्टेड करती हैं। पहली ट्रोफोजोइट्स होंगे, मीरोजोइट होंगे, स्पोरोजोइट होंगे या सिस्ट होंगे। तो आपको बताएं कि जब हमने आपको पढ़ाया था मलेरिया लाइफ साइकिल पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ाया था कि जो मलेरिया पैरासाइट है सबसे जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है जहाँ से कि ये क्या रहता है अधिक इन्फेक्टेड करता है, या हम ऐसा कहते हैं आपके पास में कि ये हमारी बॉडी को अधिक इफेक्टिव करता है जिससे कि अपनी ग्रोथ काफ़ी अधिक करेगा। तो वो स्टेज की होती है वो होती है स्पोरोजोइट होती है। कौन सी होती है? स्पोरोजोइट स्टेज की होती हैं, जिसमें क्या करता है ये हमारी बॉडी को सबसे इन्फेक्टेड करता है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर माना जाएगा। यानी क्या होगा? वो होगा इसका स्पोरोजोइट्स, यानी स्पोरोजोइट क्या होती है सबसे इन्फेक्टेड स्टेज मानी जाती है। जस्ट क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पास में? क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है पास में क्वेश्चन 5 पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर इन, ये कहता है जो पैरासिटिक परजीवी बंध्याकरण होता है, कैस्ट्रेशन मीन्स बंध्याकरण जो होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है फैसियोला में, नेरिस में, सैकुलिना में, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है किसमें? चौथा ऑप्शन आपका है पैलिमोन में। तो आपको बताना है कि जो परजीवी बंध्याकरण है इन चारों में से सही आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। सोचिए, और जो भी आपको पता है इसके बारे में, यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें आंसर जरूर दें। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में यदि कोई टॉपिक की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे कि आपकी क्लास में मिलने वाले टॉपिक हैं वो आपका मिस न हो पाए। तो बताइए कि जो परजीवी बंध्याकरण होता है वह किसमें पाया जाता है? इन चारों में से फैसियोला में है, नेरिस में है, सैकुलिना में है या पैलिमोन में है। तो आपको बताएं कि जो परजीवी जो पैरासिटिक बंध्याकरण होता है वह जो पाया जाता है वह मिलता है किसमें? वह मिलता है सैकुलिना मिलता है। किसे मिलता है? सैकुलिना में पाया जाता है। जो आपका फैसियोला है, नेरिस है या पैलिमोन है, इनमें ये नहीं पाया जाता है। तो क्या होगा? जो परजीवी बंध्याकरण होता है यानी जो पैरासिटिक कैस्ट्रेशन होता है वो किसे मिलता है? वो मिलता है आपका सैकुलिना मिलता है। किसे मिलता है? सैकुलिना में पाया जाता है। 10 के लिए तक का। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कहता है, ये कह रहा है कि सारिका टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ये कहते हैं सारिका जो टाइगर रिजर्व पार्क रिजर्व है वह कहाँ है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, राजस्थान। तो आपको बताना है कि जो सारिका टाइगर रिजर्व पार्क है आपके पास में है ये इन चारों में से कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, आसाम में है या ये राजस्थान में है। जल्दी बताइए, जिसे इसका आंसर पता हो वे जल्दी हमें इसका आंसर दें। तो देखिए पूछा गया आपके पास में सारिका टाइगर रिजर्व पार्क, तो ध्यान रखना है इसमें से भी यानी इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आता है, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे आपका नीट एग्जाम हो, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि सारिका टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ पर है सारिका, तो ध्यान रखना है ये जो है ये आपका होता है कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कहीं पूछा जाए कि बताइए सारिका टाइगर रिजर्व कहाँ पर होगा? देखो वेस्ट बंगाल तो नहीं है, ना उड़ीसा में है, ना ही ये आपका कहाँ है, ये आपका असम में है। तो ये कहाँ है? ये होता आपका कहाँ पर? राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। जैसे के लिए है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
7 कह रहा है ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्शन एनिमल्स इन नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन। ये कहता है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क हैं, उनमें संरक्षित पशुओं की अधिक संख्या से क्या होता है। ये ऐसे कह दें कि जो नेशनल पार्क हैं उसमें संरक्षित पशुओं की अधिक संख्या से क्या हो सकता है, या तो समझिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव एनिमल्स की जो संरक्षित एनिमल्स होते हैं उनकी जो अधिक संख्या है उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं, प्रेडेशन कहते हैं, म्यूटिलिज्म कहते हैं, या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। तो आपको बताना होगा कि जो संरक्षित एनिमल्स हैं नेशनल पार्क में, उनकी अधिक आबादी यानी अधिक डेंसिटी वो किसका परिणाम होती है, वो किसका परिणाम है, क्या वो इमिग्रेशन का है। देखिए आप जानते भी हैं कि इमिग्रेशन किसे कहते हैं। इमिग्रेशन ये होता है आपके पास में, देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन होता है, ठीक है। क्या हो गया, एक इमिग्रेशन हो गया, एक हो गया इमिग्रेशन हो गया है। तो देखो आपके पास में इमिग्रेशन यानी आउटसाइड जाना, यानी किसी भी हैबिटेट से किसी भी ऑर्गन का बाहर चले जाना। प्रेडेशन यानी कि पास में कोई भी जो एनिमी है वो अपने क्या करता है, शिकार को प्रे को खा लेता है, ये क्या करता है, प्रेडेट करता है। म्यूटली आपके पास में ये होता है सजीवन, जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म साथ रहकर एक दूसरे से बेनिफिट लेते थे, या कहें कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहकर अपने जीवन को जीते हैं। और चौथा आपके पास इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यानी अंतर जातीय यानी जातियों के बीच में होने वाला जो कंपटीशन है वो इसका कारण होगा। तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा कि हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव एनिमल्स इन नेशनल पार्क, इसका रिजल्ट ये होगा, यानी इस कारण से होती है कि उनमें क्या होता है, उनमें होती आपकी क्या होगी, उनमें होगी आपकी, बोलिए, वो होगी आपकी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखा चीज के लिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पास में, ये क्या है, टाइम टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से सुनिए, ध्यान से एक चीज के लिए हाँ बताएं कि यहाँ पे जो पूछा गया आपके पास पूछा गया आपसे है, किसके बारे में पूछा गया है, ये पूछा गया आपका एपिस इंडिका। और ध्यान रखना है जो एपिस इंडिका होती है ये आपकी मधुमक्खी बारे पूछा गया है, कि मधुमक्खी जो हनी बी होती है उसी का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, वो आपका है एपिस इंडिका है। क्या है, एपिस इंडिका है। तो पूछा गया है कि जो एपिस इंडिका है उसमें क्वीन वर्कर और जो ड्रोन होती है, क्वीन वर्कर जो ड्रोन है आपके पास में, वो आपकी टाइम पीरियड, यानी कह दें कि उनका टाइम पीरियड क्या होता है वो आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 16 डे, 21 डे, 24 डेज, यानी कह सकते हैं कि जो क्वीन बनती हैं वो 16 दिन में बनती हैं, वर्कर 21 दिन बनती हैं, ड्रोन आपकी 24 दिन बनती हैं। पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है क्वीन 25 दिन बनती हैं, वर्कर 30 दिन बनती हैं, और ड्रोन आपकी 33 दिन बनती हैं। ये ऑप्शन है। तीसरा आपका है 10 दिन में क्वीन बनती हैं, 15 दिन में वर्कर बनती हैं, और 18 दिन में क्या होती है, ड्रोन बनती हैं। चौथा ऑप्शन है 35 दिन में क्वीन है, 40 दिन में आपकी वर्कर है, 43 दिन में आपकी क्या होगी, वो ड्रोन है। देखो एक चीज तो ध्यान रखना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है, इन दोनों में क्या है, डेज का डिफरेंस रहेगा, जिस कारण जितना वो लेट होते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका फॉर्मेशन होता जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्वीन ही बनेगी, फिर वर्कर बनेगी, और बाद में क्या बनती है, ड्रोन बनती है, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है। और ये जानते हैं कि एक जो ही होता है, यानी मधुमक्खी का हम छत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, छत्ता कहते हैं, उसमें केवल एक ही क्वीन होती है, ये तो जानते भी हैं, एक छत्ती क्वीन उसमें नहीं हो सकती आपके पास में, ठीक है।
तो पूछेगा आपके पास में है कि जो एपिस इंडिका है, एपिस इंडिका मधुमक्खी है, उसमें रानी, श्रमिक और ड्रोन नर होते हैं, फिर कितने कितने दिन में इनका निर्माण होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में बताए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, 3, 4। तो देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहले जो क्वीन बनती है, क्वीन बनने में जो टाइम लगता है वो केवल ध्यान रखना है 16 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 16 दिन लगेंगे। उसके बाद में यदि 21 डेज के बाद में उसमें क्या होती है, उससे जो कहते हैं ना कि प्यूपा होता है, या ऐसे कहते हैं जो एग होते हैं उससे जीव बाहर निकलता होगा नहीं, तो ध्यान रखना है उसमें कितनी निकलता है, तो ध्यान रखना भी आपके पास में वर्कर होगी। और यदि इसके बाद में बचे हुए आपके पास में जो 24 डेज में जो एग से बाहर निकलते, प्यूपा से बाहर निकलेंगे, ध्यान रखना है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। तो क्या हुआ, 16, 21 और 24 ये इसके ऑप्शन हो गए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका होगा वो सही आंसर मान जाएगा। क्या होगा कि 16 डेज, 21 डेज और 24 डेज इसका सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। क्या होगा कि 16 दिन में क्वीन बनती हैं, 21 दिन में आपकी वर्कर बनती हैं और 24 दिन में क्या होती है, ड्रोन का निर्माण होता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है चीजों का, ये आपके इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना है 9 क्या कह रहा है आपके पास में, 9 कह रहा है, ये कहता है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, ये कहता है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन आपके पास में है W.S. घोस्ट, दूसरा ऑप्शन है D.N. एलहंस, तीसरा है D.J. फिन्ने और चौथा आपका दिया गया R.A. फिशर, R.A. फिशर। तो आपको बताना है कि काई स्क्वायर टेस्ट जो आपको देखो ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे कि हम बच्चे का जो लर्निंग पावर है उसको सीखते हैं, चेक करते हैं कि बच्चे की लर्निंग पावर कितनी अधिक है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। जब अपने जब बीएड कर रही थी आपने से पढ़ा भी होगा कि काई स्क्वायर चार्ट होता क्या है, जिसे हम काई स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो किसको द्वारा दिया गया था। तो बताइए कि ये टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए यदि आप बताएं कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, इसको देने वाले जो थे साइंटिस्ट थे उसका नाम था R.A. फिशर था। क्या था? R.A. फिशर, यानी R.A. फिशर ने काई स्क्वायर टेस्ट को दिया था। उसने बताया था कि हम बच्चे के जो लर्निंग पावर है, माइंड है, उसे कैसे जा सकते हैं कि उसकी लर्निंग पावर क्या है, कितनी अधिक है, कितना उसे सीखा है या कितना वीक है, वो चेक करने के लिए क्या कहता है उसने काई स्क्वायर टेस्ट का यूज किया था। और दिया किसने था, इसने R.A. फिशर ने दिया था। किसने दिया था? R.A. फिशर ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कहता है आपके पास में कह रहा है, क्या समझिए, द टर्म डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर इज नोन एज, इन जो डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर है वो किसे कही जाती है, वो किसे कही जाती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर को और कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो देखिए हम समझिए, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं डेफ्लोजिस्टिक एयर का मतलब हो गया जो जीवनदायिनी आपके पास में वायु है वो किसे कहेंगे। तो ध्यान रखना है वो कौन सी होती है, आप जानते भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ना वाटर वेपर, ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगी, वो होती है आपकी ऑक्सीजन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा कि ऑक्सीजन ही क्या होती है, वो आपकी डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर होती है, जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं वे जीवित रहते हैं। यदि ये एयर ना हो तो ध्यान रखना जीवनदायिनी नहीं होगी और नहीं वे जीवित रह पाएंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है Which of the following serve as a very good example of sex-linked character in Drosophila। ये कहता है कि इनमें से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है जो कि सेक्स लिंक कैरेक्टर को दिखाएगा, लैंगिक रूप से संबंधित जो गुण होते हैं उनको दिखाता है, लेकिन किसमें दिखाएगा आपका, वो ड्रोसोफिला का हो। आप जानते भी हैं कि जब हम पढ़ते थे हमारे साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था मॉर्गन, क्या नाम था उसका, मॉर्गन था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर ही क्या नाम उसका, मॉर्गन था। और मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था
और ध्यान हो उसने क्या कहता, उसकी शायद आपको ध्यान होगा किस पे किया था, उसकी जो आई थी उस पर किया था शायद, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ड्रोसोफिला है, ठीक है। इसका ऐसे सिंपल भाषा में हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी कहा जाता है। और उसका साइंटिफिक नेम पूरा जो होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा, इसका साइंटिफिक नेम है किसका, फ्रूट फ्लाई का है। पूछा जाता है कई बार कि बताइए फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो क्या है आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा। किसने किया था एक्सपेरिमेंट, मॉर्गन ने किया था। किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। और किस पर किया था, ध्यान रखना, उसकी आईज पर किया था, आंखों पर किया था। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाइट आईज पर, कोल्ड विंग्स पर, वेस्टर्न विंग्स पर और सीपिया आई। अब देखो यहाँ पे आईज के लिए दो ऑप्शन दिए गए आपके पास में, मैंने अभी कह दिया आपके पास में कि आईज में आंखों पर किया गया है, किस पर किया गया है, आंखों पर किया गया है। तो आंखों के लिए क्या होगा, जो विंग्स हैं, विंग्स और दोनों गलत हो गए आपके पास होंगे। अब देखिए बच्चे सीपिया आई बची हैं और व्हाइट आई बची हैं। तो ध्यान रखना है जो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो ध्यान रखें, वो जो किए थे आईज वाले किए थे, लेकिन कैसे ड्रोसोफिला किए थे, ऐसे ड्रोसोफिला पे किए थे जिनकी की जो आई थी वो क्या थी, वे व्हाइट आईज वाले थे, यानी कि सफेद आंखों वाले थे। उस पर क्या किया था, इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। तो ध्यान रखें इन चीज के लिए कि यदि पूछा जाता है ड्रोसोफिला में बातें की जाए तो ध्यान रखना है उसमें आप व्हाइट आईज या मान लो किसी कारण से आईज का दिया गया, बाकी में ना दिया गया हो, केवल आई का ऑप्शन दिया गया हो, तो आई यदि आँख का दिया गया तो आप उस पर आप निशान लगा देना कि वो आप किससे होगा, वो आपका ड्रोसोफिला से माना जाएगा। लेकिन यदि आई दो आपके पास दी गई है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है उसमें आप लगाएंगे व्हाइट आई यानी सफेद आँख पर आप क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। इसलिए जो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला को लिया था वो इसलिए लिया था, पास में क्या था कि जो सफेद आंख वाले थे, ठीक है, ये क्या था, यही इनका सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर था, यानी लैंगिक संबंध लक्षण था किसका, ड्रोसोफिला का था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही माना जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान समझिए, देख क्या कहता है पास में, कुछ पूछना है, यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, नहीं पूछना आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में, विच ऑफ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्डेमानिया विच सजेस्ट दैट इज इट बिलोंग टू एसिडिसिया। एसिडिसिया अभी कह रहा है कि आपके पास में कि जो आपका हार्डेमानिया है, हार्डेमानिया है उसकी मोर्फोलॉजी के फॉर्म में, यानी वो जो शारीरिक बनावट थी उसके संबंधित सबसे मुख्य अकेला गुण क्या होगा उसकी आकृति के अनुसार, किसका, एसिडिसिया का। ऑप्शन दिएगा पास में दिए गए, माउथ है, क्लोका है, टेस्ट है या फुट है। तो आपको बताना है कि जो हार्डेमानिया है, हार्डेमानिया में सबसे मुख्य गुण क्या है जिससे कि वो सब बाकी सबसे अलग होता है। तो आपको बताएं कि जो हार्डेमानिया है, हार्डेमानिया का सबसे मुख्य जो गुण है जो उसे बाकी से अलग करता है, या कह दें जो आपका एसिडिसिया वर्ग में आता है या जिस कारण से इसे रखा गया है, वो सबसे मुख्य गुण ये था कि इसमें टेस्टर इनके बाह्य आवरण इसमें पाए जाते हैं, जिसे हम ट्यूनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ट्यूनिक टेस्ट या ट्यूनिक भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। यही कारण था कि इसे एसिडिसिया जो क्लास थी उसमें से रखा गया था, किसको रखा गया था, हार्डेमानिया को। और आपने यदि पीछे एग्जाम दिया हो टीजीटी का तो उसमें आपने देखा होगा हार्डेमानिया से भी एक क्वेश्चन आपका बन के हमेशा आया हुआ है, चाहे वो आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से क्यों ना आया हुआ हो, यानी एक क्वेश्चन आपका हार्डेमानिया से ही पूछा जाता है। ओके, अब चलते देखो ब्लड रिलेटेड यानी रक्त संबंधी हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए चाइल्ड ब्लड ग्रुप ए बी, यदि ध्यान सुनना, ये कहता है यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ ए बी है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ठीक है ना, तो वुड बी द ग्रुप ऑफ हिज मदर, तो उसकी मम्मी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा। देखो ध्यान से, सिंपल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है इससे। ये कहता है कि पापा का तो हो गया ए बी हो गया, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, और उसके पिता जो हैं उसके
जो पिता है, पिता का ब्लड ग्रुप हो गया क्या हो गया, ओ हो गया। तो उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मम्मी होगी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो ए होगा, बी होगा, ओ होगा, या आपका नॉन ऑफ दीज होगा। देखिए क्या समझिए भैया, पूछा गया बच्चे का ए भी आया हुआ है, बच्चे का ए भी आया हुआ है, तो पापा का क्या रखा है इसने, ओ रख दिया है, क्या हुआ ओ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके पापा के दोनों ऊपर क्या हुआ, ओ है, इसी कारण से क्या हुआ आपका पापा का ओ हो गया। अब आई उसकी मम्मी आ गई है, मम्मी का क्या इसने कहा है, पूछा जाता है जब बच्चे का क्या पास है, बच्चा ये नहीं कहा गया कि लड़का है लड़की है, कि इतना कहा गया बच्चे का रखता हूँ, पूछा गया आपके पास में है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी, लेकिन हाँ ये इंडिकेट करता है कि लड़का है लड़की है, तो तब भी पॉसिबल होता है, इसलिए कहते हैं कि बच्चा कहा गया है। देखिए इसने कहा ए बी हो गया आपके पास में, ये हो गया है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दोनों पर क्या होगा, ए बी होना चाहिए, जबकि क्या यहाँ पर पापा के भी तो लड़का होगा, तब भी ए बी नहीं है इसके पास में, ठीक है ना, लड़की आएगी तो एक्स एक्स आएगा, लड़का हो तो एक्स वाई आएगा। भाई यदि ए बी है तो पापा के पास में एक मतलब ए बी होना चाहिए, सही बात होगी, लेकिन ए बी तो यहाँ नहीं है, क्या कहते हैं बच्चे का ए बी आया हुआ है, तो क्या कहता है ए बी तभी होगा यदि पापा के पास में एक क्रोमोसोम्स पर ए बी रक्त समूह हो, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि टोटल क्या कह दिया, ओ कह दिया आपके पास में, तो क्या होगा इन चारों में से ए बी तो कहीं दिया नहीं गया आपके पास में, या कहीं दिया गया नहीं ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया, यानी नॉन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना जेंडर नहीं दिखाए गए हैं कि जेंडर है क्या, वो लड़का है या लड़की है, कि इतना कहा गया आपके पास में, कहा गया कि बच्चा है इसका ए बी है, पापा का इतना होगा, तो मदर का क्या होगा, मदर का तो होने वाला नहीं है, तो मदर का क्या होना चाहिए, लगभग हमारे पास मदर का होगा, ए बी रक्त समूह मदर का पाया जाएगा, तभी क्या होगा बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी आएगा। जस्ट क्लियर है। हम चलते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमने कहा था कि हम 10 से 15 क्वेश्चन आपको कराएंगे, आज भी हम आपके लिए 15 ही क्वेश्चन लेके आए हैं, तो हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा ये रहा। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है द फोर्टल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूरिथेरियन मैमल्स, ये कहता है कि जो यूरिथेरियन स्तनधारी होते हैं उनमें जो प्लेसेंटा बनने वाली जो भ्रूण झिल्ली है वह क्या होती है, यानी क्या कहते हैं उसको, मैमल्स कौन होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, क्या कहते हैं उनको, एलोन्टोसिस कहते हैं, या एलोन्टोकॉन कहते हैं, अम्योन कहते हैं, या इसे कहते हैं योल्क सैक कहते हैं। तो देखा होगा आपके पास में, देखो एक चीज और है, आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वही है आपके पास में, कि इनमें से टॉपिक में से एक क्वेश्चन चाहे किसी तरह का आपके पास आए, पीछे कहा था मैंने हनीबी का, हर्डेमानिया का है आपके पास कहाँ है, इससे क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो आपके जो आपका फोर्टल संबंधित है, चाहे वो आपके पास में चिक्का हो या ह्यूमन बींग्स का हो, आपको यानी स्तनधारी का हो, मैमल्स का हो, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह पेशेंट संबंधित ही। तो यहाँ किसका पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपको यूरिथेरियन मैमल्स, यानी हमसे पूछा गया कि जो इसका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की भ्रूण झिल्ली जो होती है किससे बनी रहती है, तो ध्यान रखना है वो आपकी जो बनती हैं वो बनती हैं एलेंटोकोरियन की बनती हैं, किसी बनती है एलेंटोकोरियन की बनती है, इस कारण से क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर माना जाएगा, क्या होगा वो होगा आपके पास में एलेंटोकोरियन होता है, क्या होता है एलेंटोकोरियन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये कहता है पास में कि फगारा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ, ये कहते हैं जैसे फगारा है या फागरा सिल्क भी कहते हैं, वह कोकून से प्राप्त, तुम जानते हैं इस पर सिल्क को हम जानते हैं, सिल्क की सिल्क कोकून से मिलता है, ये सिल्क वर्म से मिलता है, उसी जो चावल मिलने वाले लिक्विड मेटेरियल क्या कहते हैं उसे हम कोकून कहते हैं, क्या कहते हैं कोकून कहते हैं, जो कि आपके सिल्क वर्म के चारों में मिलने वाला होता है। तो अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग वैरायटी होती है सिल्क वर्म की, इसलिए कहा गया पास में है कि जो फगारा सिल्क होता है वह कोकून की किस प्रकार के कोकून से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है आपका है एंथेरिया माइलिटा, दूसरा आपका है सेमिया साइंथिया रिसिनी, तीसरा है अटाकस एटलस, चौथा है बोम्बोक्सी मोरी।
देखिए बहुमुखी मूल्य हमारे पास में क्या होते हैं, बस हम इससे भी लेते हैं पास में, सिल्क लेते हैं, तो हम सबसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया आपके फगारा पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फगारा पूछा गया है। तो आपको बताएं कि जो फगारा सिल्क होता है, फगारा सिल्क होता है, वह जो ऑब्टेन किया था वह ऑब्टेन करते हैं एंथेरा माइलिटा से करते हैं, किससे करते हैं, एंथेरा माइलिटा से इसको ऑब्टेन किया जाता है। किसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग, फगारा सिल्क को करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा, यानी कि एंथेरिया माइलिटा जो होता है इसका सही आंसर है। तो आशा है कि आपको आज के जो क्वेश्चन हैं वे आपको समझ में आए होंगे और आपने ध्यान से समझे भी होंगे। हाँ, फिर भी यदि आपका इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो आपके समझ नहीं आया है, आपकी जो डाउट है, आप हमें लिख दीजिए, हम आपको उसका सही आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी को भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको मिल सके, जिससे उनकी भी आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो पाए। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पर और करेंगे, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए